आज का टॉपिक हमारा है जुडिशरी। पहले हमने टॉपिक कवर किए लोकल गवर्नमेंट के, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया 73rd अमेंडमेंट। 74th नहीं पढ़ाया, वो आप खुद पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे आइडिया से काफ़ी इजी है, आप आधे घंटा बैठेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। आज का जो टॉपिक है जुडिशरी है, थोड़ा सा बोरिंग है, मुझे तो काफ़ी बोरिंग लगा ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आजकल ये काफ़ी इशू बना हुआ है, खुद चल जाएगा पता आपको। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं बताऊं, जुडिशरी जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है स्टेट का। जैसे लेजिस्लेचर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऐसे जुडिशरी एक ऑर्गन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक किसी भी कंट्री के लिए। जुडिशरी आपकी अच्छी है तो आपकी कंट्री जो है प्रोग्रेस करेगी, वो जल्दी ही डेवलपिंग से डेवलप हो जाएगी। लेकिन पहले जो रोल था जुडिशरी का, ट्रेडिशनल, और जो आजकल रोल जो है मॉडर्न, इसमें काफ़ी वेरिएशन आ चुकी है। जो ट्रेडिशनली जो रोल था या इसका जुडिशरी का, उस टाइम मेन ये था कि जो रूल्स रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, उसको अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो सिविलियंस रूल्स हैं चाहे वो क्रिमिनल रूल्स हैं। सपोज किसी ने मर्डर किया तो उसके लिए जुडिशरी है कि उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। और किसी ने सिविल लॉज को तोड़ा है तो उसके लिए पेनल्टी है, वो होगा। लेकिन आजकल जो मॉडर्न रोल है, इसमें जुडिशरी का रोल काफी वाइड हो गया है। इसमें आप देखें कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेशन ऑन स्टेट स्ट्रिक्टली अधर टू, मींस जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ पावर है, सपोज एग्जीक्यूटिव जो है उनके पास अपनी पावर्स दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और ऐसे ही लेजिस्लेचर्स के पास भी कुछ पावर है। अगर ये दो जो हैं क्या बोलते हैं, विंग, ये अगर अपनी पेरिफेरी से बाहर जाके कुछ काम करते हैं तो उनको चेक करने के लिए जुडिशरी बैठा है। सपोज पर्सनल लिबर्टी एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको इनक्रोच करती है अननेसेसरीली विदाउट एनी लॉजिकल रीजन, तो उसको चेक करने के लिए जुडिशरी हमारे पास है। लेजिस्लेचर को ऐसा लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में जो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको adhere नहीं करता, तो judiciary will come into picture and judiciary will strongly reject this thing. What I can say, the role of judiciary has improved drastically. It got a bit more widened than before. खासकर इंडिया में, जब इंडिया की बात करें, इंडिया में हमारा जो एक फेडरल पॉलिटी है, इसमें जो पावर है गवर्नमेंट की विजा विज राइट ऑफ सिटीजन जो है क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा फेडरल पॉलिटी है, मतलब सेंट्रल कुछ ऐसे है कि मान लो कुछ स्टेट सब्जेक्ट हैं और कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंटर के सब्जेक्ट्स को लेके कुछ रूल्स बनाएगी अपने स्टेट में, वो भी जुडिशरी वहाँ इंटरवीन करेगी, चेक करेगी। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ फ्रेम करेगी, कोई लेजिस्लेचर कोई एक फ्रेम करेगी पार्लियामेंट में जो कि स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वहां पे भी जुडिशरी चेक करेगी उसको कि ये गलत है। इंडिया की बात करें, इंडिया में थ्री टाई स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा एक हायरार्की है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और आजकल ग्राम न्यायालय भी आए हुए हैं। जो पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं, ये तीनों constitutional courts हैं, means they have been in came into existence because they been mentioned in the constitution itself. जो ग्राम न्यायालय हैं ये स्टैट्यूटरी एक्ट से आए हुए हैं, मींस एक एक बिल पास हुआ, एक्ट बना हुआ बाद में जाके, वहां से जब एक्ट बना तो वहां से ग्राम न्यायालय जो है 2009 में एग्जिस्टेंस में आए। तो वहां से ये फोर्थ एक और लेयर बन गई हमारे जुडिशरी की। फिर से कहूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय। फर्स्ट थ्री ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और लास्ट का जो है ये ग्राम न्यायालय, ये है स्टैट्यूटरी को। स्टैट्यूटरी इसलिए क्योंकि ये इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट।
नेक्स्ट है establishment of the Supreme Court. Article 124 clearly states that there shall be a Supreme Court of India consisting of Chief Justice of India and not more than 7 judges. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इनिशियली उसमें ये मेंशन था कि एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का और उसके आगे जो जजेस होंगे नॉट मोर देन 7। लेकिन बाद में साथ में ये भी लिखा कि हम जजेस की लेंथ बढ़ा सकते हैं। जब लेंथ हम अगर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसके लिए हमें आई रिपीट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। बस सिंपल ऑर्डिनरी एक सिंपल लॉ ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन से हम अगर पार्लियामेंट में उसे पास कराएं तो हम उसकी स्ट्रेंथ जो है जो जजेस की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है प्यूनी जजेस जिसे हम कहते हैं उनकी हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और अभी इस टाइम हमारे पास सीजीआई एक है प्लस 30 प्यूनी जजेस है। As you can see, simple piece of legislation is enough. Qualification. मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी है। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा आपको तो आपको नींद आ जाएगी मुझे लग रहा है। तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो आपके कवर कर रहे हैं, काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये, आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया चल जाएगा पता। क्वालिफिकेशन जो है सिंपल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 more सच कोर्ट्स। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का जज या फिर 2 हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। कोई बंदा जो है वो भी अप्लाई कर सकता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज के लिए। एक और 10 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है एज एडवोकेट हो वो भी चलेगा, एक का या 2 से ज़्यादा कोर्ट्स का। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन द ओपिनियन ऑफ अ प्रेसिडेंट आ डिस्टिंग्विश jurist. I repeat, in the opinion of a president, he must be a distinguished jurist. प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि ये जो बंदा है ये काफी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, मतलब या तो काफी फेमस लॉयर होगा या उसकी जो जो उसका इंटेलिजेंशिया होगा, ऐसा नाम उसने ब्रांड बनाया होगा अपने विंग में कि काफी एक इंटेलिजेंट एक जज है। तो प्रेसिडेंट को लगेगा उसको लगेगा कि हाँ ये एक इंटेलिजेंट आदमी है और काफी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, तो उसको भी वो अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124(2) कहता है कि every judge of a Supreme Court shall be appointed by the President after consultation with such of the judges of the Supreme Court and the High Court in the state as the President may deem necessary for the purpose, and shall hold office until he or she attain the age of 65 years. 124 says that whosoever is going to be a judge of a Supreme Court, one thing is sure that he would be appointed by the President of India itself, and he would be appointed by the President after the consultation. And with whom President has to consult? He has to consult with whom he deems feel necessary. उसे लगेगा कि ये बंदा इंटेलिजेंट है, उनसे पूछूंगा तो उसको मैं सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस को बनाऊंगा। फिर से मैं कह रहा हूं, हर एक जो जज है मींस चाहे वो सीजीआई है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, लेकिन जब प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा तो वो एक पूछेगा, कंसल्ट करेगा। किससे कंसल्ट करेगा? जिससे प्रेसिडेंट को लगेगा कि हाँ इनसे इनसे कंसल्ट करना चाहिए, जिसको प्रेसिडेंट की आईज में लगेगा कि ये एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, उससे प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, फिर उसके बाद सीजीआई बनाएगा या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो अपॉइंट करेगा। वो तब तक रहेंगे जब तक वो 65 ईयर्स की एज तक नहीं होते। हाई कोर्ट में उनकी एज जो है मैक्सिमम जो है 62 ईयर्स। अभी आगे पढ़ेंगे आप। प्रोवाइडेड केस ऑफ जज अदर देन सीजीआई, तक सीजीआई हाँ, जैसे आपने सीजीआई को अपॉइंट किया, आज जैसे मर्जी को आप कंसल्ट करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो डिस्टिंग्विश होंगे, उसके बाद जब वो अपॉइंट किया सीजीआई को, फिर बाद के जो जजेस होंगे उसमें जो सीजीआई है उसको कंसल्ट करना ही करना है। अब देखिए जैसे कंसल्ट करना है, यहाँ पे आ जाता है पंगा थोड़ा सा कि जो कंसल्ट
जब करेगा को बंदा, उसने एक एडवाइस दी प्रेसिडेंट को। सपोज एक दो तीन डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि आप इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दीजिए। अब वो क्या कंसल्टेशन बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे? क्या प्रेसिडेंट उस कंसल्टेशन को मानेगा? क्या वो उसको ओवर रूल कर सकता है? पहले ये था, मतलब फर्स्ट टू डिकेड्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि नॉर्मली क्या होता था, जो सीनियर मोस्ट जज होता था, सीनियर मोस्ट, जब प्रेसिडेंट कंसल्टेशन के लिए जाता था वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पूछते थे प्रेसिडेंट, तो वहां पे एक नॉर्मल पैटर्न था, जो सीनियर मोस्ट जज था